वेलकम टू कर्णिका इंस्टीट्यूट। आज कर्णिका इंस्टीट्यूट में हम यूपीपीसी की एग्जाम के बारे में संविधान से संबंधित मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। यह संविधान के भाग 3 में है। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन इसलिए किया गया है कि बिना मूल अधिकारों के एक मानव का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। मानव ही है, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार दिए गए हैं या होने चाहिए वही मूल अधिकार है। इसके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसका बहुमुखी विकास होने के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। यह मूल अधिकार संविधान में सरकार के विरुद्ध दिया गया है, अर्थात सरकार इसे सीमित नहीं कर सकती, इसे छीन नहीं सकती है। यह अधिकार सदा एक मानव को भारत में जन्म लेने के साथ ही मिल जाएगा। यह जो है भारतीय नागरिक, कुछ इसमें अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं, साथ ही विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। भारत में मूल अधिकारों को 7 भागों में बांटा गया था जब संविधान का निर्माण हुआ था। पहला अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार और सातवां संपत्ति संबंधी अधिकार। यहाँ बता दें कि सातवां संपत्ति संबंधी अधिकार जो था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जो है संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार ही बचे हुए हैं। अब इसमें हम पहले मूल अधिकार समानता के अधिकार, समता के अधिकार की बात करते हैं। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 जो है कहता है कि विधि के समक्ष समता, अर्थात हमारे देश में विधि सर्वोच्च है। हमारी सर्वोच्च विधि संविधान है। न संविधान से कोई ऊपर है, न संविधान से अलग कोई रह सकता है। संविधान राष्ट्रपति और आम आदमी जो है विधि के अंदर कानून के समक्ष बराबर है। विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है कि समान परिस्थितियों में समान रूप से विधियां लागू होंगी। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के साथ विभेद नहीं होगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर, कुओं पर, तालाबों पर किसी के पास जो है किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार जब सरकारी नौकरियां निकालेगी उसमें सभी को नौकरी पाने का समान अधिकार होगा। इसी में कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के लिए 16(4) के अंतर्गत भारत सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था का भी प्रावधान किया है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता कांड, अर्थात छुआछूत की समाप्ति। भारत में पहले छुआछूत था, लेकिन संविधान की स्थापना के साथ इस छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना, जिसे वर्तमान में SC/ST एक्ट कहते हैं। इसके आधार पर छुआछूत को एक आपराधिक कृत्य माना गया और इसके लिए दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य जो है, राज्य अर्थात भारत सरकार, जो राज्य सरकारें सेना और शैक्षणिक उपाधि के अतिरिक्त और कोई उपाधियां नहीं प्रदान कर सकती है। लेकिन वर्तमान में भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाए, उसके बारे में हम अलग सेशन में चर्चा करेंगे यह क्यों दिया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 की बात है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात यह हमें अपने बोलने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार देता है। इसमें हम पहला, इसके अंतर्गत 5 अधिकार हैं। पहला भाषण एवं अभिव्यक्ति, हम कहीं भाषण दे सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। सम्मेलन कैसा हो, वह शांतिपूर्ण ढंग से हम करें और बिना किसी अस्त्र के करें। इसमें तीसरा है संगठन बनाने का अधिकार। हमें जो है भारत में कहीं भी संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन पुलिस बल अधिनियम 1966 के तहत पुलिस को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। जो पुलिस एग्जाम के बारे में बात करना, इसको पुलिस वाले बच्चों को याद करना जरूरी है। चौथा है भ्रमण करने का अधिकार। हमें भारत में भारत के नागरिक को किसी भी इलाके में जाकर उसे जाने का, वहां आने जाने का अधिकार है। और पांचवा है निवास करने, अर्थात वहां पर बसने का अधिकार। जो पांचवा है कि कोई व्यक्ति जो भ्रमण करेगा तो वहां निवास कर सकता है
और छठवां है कि जब वह निवास करने लगेगा तो वह उद्योग या व्यवसाय स्थापित करना प्रारंभ कर सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं करता है। लेकिन वह जो व्यवसाय हो वह कैसा हो, नैतिक हो, राज्य के अंतर्गत हो। आप डकैती डाल के पैसा करने वाला उद्योग नहीं स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दो स्थिति में संरक्षण। जैसे कोई अपराध करता है तो बिना अपराधी को सिद्ध हुई हम उसे अपराधी नहीं मान सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। और एक जो अपराधी जिसको हमने कैद किया है, पकड़ा है, उसे हम स्वयं के विरुद्ध यह नहीं कहते आप गवाही दीजिए, तो उसका इच्छा है वह गवाही दे या न दे। अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इस पे बहुत से मामले उठे और हमारी जो पूर्व की सांसद रही माननीय मेनका गांधी जी, उन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सर्कस से पशुओं को हटाया, विदेश यात्रा का अधिकार दिलवाया उन्होंने। इसका क्षेत्र या इसमें जो है सम्मानपूर्ण जीवन की बात करता है, या जीवन का कैसा सम्मानपूर्ण जीवन कैसा होगा, उसके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छ वायु की व्यवस्था हो, स्वच्छ भोजन हो, उसे नींद भी मिले। बाबा रामदेव के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने जब रात के हमला करवाया था, पुलिस वहां पहुंची थी, इसी के तहत बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मुझे नींद का अधिकार इसके तहत या हमारे मौलिक अधिकार में शामिल हो गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। पहले अधिनियम तत्वों में था, लेकिन अब यह अनिवार्य होकर मौलिक अधिकार है। इसके लिए अभिभावक माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। इसके अंतर्गत नागरिकों तथा विदेशी दोनों के अधिकार प्राप्त है कि उन्हें कब गिरफ्तार किया जाए, कब उनको न गिरफ्तार किया जाए, उनको किसी अन्य कार्य के लिए निरोध किया जाए, रोका जाए। इसमें इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। साथ ही उसे अपने मन माफिक वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद इसी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको जेल में रखे या उसको छोड़ देने का। इसमें कुछ अपवाद हैं कि जैसे कि अनुच्छेद 22 के तहत वह शत्रु देश का नागरिक न हो, उसको यह सुविधाएं हम ऊपर वाली नहीं देंगे। साथ ही वह निरोधक कानून के तहत बंदी न हो, जैसे कोटा टाडा इसके तहत बंदी न हो, उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा। अब आते हैं तीसरे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। अनुच्छेद 23 है जो कहता है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध करता है कि मानव जो है एक वस्तु है जिसका व्यापार वर्जित है और किसी से हम बेगारी नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों तथा पर संकटमय परिस्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन नहीं किया, उसको लगाया नहीं जाता है। आते हैं फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 को हम देखते हैं अंतःकरण में अबाध रूप से मानने, हम अपने मन में भगवान को चाहे किसी को ईश्वर को माने और उसका आचरण करें, साथ ही उसके प्रचार की स्वतंत्रता भी है। इसी के अंतर्गत सिखों को अपने पास प्राण रखने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन तथा आयोजन का अधिकार, हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करें और उसका आयोजन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अर्थात उसके विकास के लिए, वृद्धि के लिए करों को देने से ही सरकार छूट प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा या उपासना उपस्थित से स्वतंत्रता, अर्थात कि किसी को हम धार्मिक शिक्षण संस्था उसमें जबरदस्ती हम उसको उस पूजा के लिए या उसमें प्रार्थना के लिए रोक नहीं सकते हैं। अब आते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में। अनुच्छेद इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 कहता है कि कुछ वर्गों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। कुछ वर्गों को, सभी के लिए नहीं है। अनुच्छेद 30 कहता है कि धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को, अर्थात अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है कि इसमें शैक्षिक संस्थान की वह स्थापना कर सकता है, साथ ही वह शैक्षिक संस्थानों को प्रशासन का भी अधिकार रखता है। अब आते हैं अंतिम पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, जबकि और सब संविधान विशेषज्ञों ने
प्रस्तावना को, उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है। यहाँ 5 प्रकार की डिटेल इन मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने, सही तरीके से लागू करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत डिटेल जारी करती है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा अलग सेशन में होगा। यहाँ एक चीज और बता दें कि भारत देश में जब आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 252 के तहत, तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन चाहे जिसके तहत 352 के तहत अगर आपातकाल लागू होता है, आपातकाल कब लागू होता है, उसके 3 कारण है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन ये जो है अनुच्छेद 20 और 21, इसको किसी भी हालत में हम हटा नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति को छीन नहीं सकते, चाहे वह आपातकाल हो, चाहे जो भी परिस्थिति, अर्थात यह मूल अधिकार हमारा सदा बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।